एक खबर ऐसी है जो आपको हमेशा खबरों में सुनने को मिलती है कि भाई डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोर हो गया है। 10 साल पहले तक जहां $1 के लिए लगभग 60 रुपए खर्च करने पड़ते थे, वहीं 2024 में आज $1 को खरीदने के लिए लगभग 83 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि रुपया कमजोर हो गया है या फिर कहानी कुछ और है? रुपए वर्सेस डॉलर की इस कहानी को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। मान लीजिए कि किसी बोर्ड एग्जाम में एक स्टूडेंट को 50% अंक मिलते हैं। अब इस स्टूडेंट को लेकर आपके दिमाग में क्या विचार आएगा? यही ना कि ये स्टूडेंट तो एक बिलो एवरेज स्टूडेंट है, क्योंकि हमारे दिमाग में यही है कि भाई जिस स्टूडेंट के 90, 95, 99% मार्क्स आएंगे वही टॉपर माना जाएगा। अब क्योंकि ये केवल आप अपने दिमाग से मान रहे हैं, आप एक्चुअल में ये नहीं जानते कि उसी एग्जाम में जिस स्टूडेंट ने टॉप किया है उसके कितने परसेंटेज मार्क्स आए हैं। और जब आपको पता चले कि उस एग्जाम में टॉप करने वाले स्टूडेंट को ही 55% अंक मिले हैं, तो अब आपका नजरिया उस स्टूडेंट के प्रति बदल चुका है जिसे आप बिलो एवरेज स्टूडेंट मान रहे थे। अब वो 50% मार्क्स वाला स्टूडेंट भी टॉपर्स की लिस्ट में शुमार किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई स्टूडेंट भी वही है, अंक भी वही है, लेकिन जब आप रिलेटिव वैल्यू को जान जाते हैं तब आपका नजरिया बदल जाता है। और इकोनॉमिक्स की गणित की चाल में भी कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पर जो कहानी हमें सामने से नजर आती है, असल में उसकी असलियत कुछ और छिपी हुई होती है। अब इस समय पर यह चर्चा बड़े जोरों से चल रही है कि भाई रुपया कमजोर हो रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। चलिए चैप्टर 1 में जानते हैं कि हकीकत क्या है। चैप्टर 1, रियलिटी ऑफ फॉलिंग रुपी। देखिए, डॉलर वर्सेस रुपए की इस लड़ाई को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये सब कुछ डिसाइड कौन करता है कि भाई रुपया कब ऊपर जाएगा, रुपए की वैल्यू कितनी रहेगी, कब ये नीचे आएगा। तो देखो, करेंसी एक्सचेंज रेट 3 तरह से डिसाइड होता है। पहला है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। देखिए, इसमें क्या होता है कि किसी भी देश का सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि दूसरी करेंसीज के मुकाबले उसकी करेंसी का एक्सचेंज रेट कितना होगा। दूसरा है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब इसमें बाजार पर आधारित रेट होता है और ये सब कुछ डिमांड और सप्लाई पर टिका हुआ होता है। जिस करेंसी की डिमांड जितनी ज्यादा रहेगी उसकी वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। तीसरा होता है मैनेज एक्सचेंज रेट। अब वैसे तो ये करेंसी भी फ्लोट ही रहती है, लेकिन कभी कभी वहां का सेंट्रल बैंक और वहां की गवर्नमेंट उसमें दखल अंदाजी करते हैं ताकि वो करेंसी के उतार चढ़ाव को मैनेज कर सके। अब देखिए, ज्यादातर करेंसी को प्योर फ्लोट में नहीं रखा जाता है, यानी कि बाजार के भरोसे यूं ही नहीं छोड़ दिया जाता कि भाई जैसा बाजार डिसाइड कर देगा वैसा ही उसका रेट रहेगा। क्योंकि कभी कभी बहुत सारे ऐसे फोर्सेज काम करते हैं, यानी कभी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है तो कभी डिमांड बहुत कम हो जाती है। तो इसकी वजह से करेंसी के बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन या फिर बहुत ज्यादा डिप्रिसिएशन होने के चांसेस होते हैं, जो नॉर्मली एक ट्रेड के लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी कर देता है। इसीलिए सरकार की कोशिश रहती है कि भाई फ्लोटिंग रेट तो रहे बाजार में, लेकिन जब कभी ज्यादा उतार चढ़ाव हो तो वहां का सेंट्रल बैंक और वहां की गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन कर सके। अब देखिए, रुपए कमजोर हुआ है या फिर डॉलर मजबूत हुआ है, इस डिस्कशन को आगे बढ़ने से पहले यह समझ लो कि किसी करेंसी का डीवैल्यूएशन होना, यानी कि जानबूझकर करेंसी की वैल्यू को कम करना, और दूसरा है डिप्रिसिएशन, यानी मार्केट के हिसाब से उस करेंसी की वैल्यू गिरना। इन दोनों चीजों में फर्क होता है। करेंसी का डिप्रिसिएशन तब होता है जब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर करेंसी की कीमत घट जाती है, और ये मार्केट के कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। और दूसरा है डीवैल्यूएशन। ये तब होता है जब कोई देश जानबूझकर अपनी करेंसी की कीमत को घटा देता है। इसे मुद्रा का अवमूल्यन भी कहा जाता है। अब जैसे कि चाइना ने 2015 में अपनी करेंसी युआन रेनबिंबी की कीमत घटा दी थी। लेकिन कोई देश जानबूझकर अपनी करेंसी की कीमत को क्यों घटाता है, इससे फायदा क्या होता है? तो इसका फायदा यह है कि भाई वो देश देश में ज्यादा सामान बेच पाएगा, यानी उस देश का ओवरऑल एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, और जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो उसके पास विदेशी मुद्रा भी ज्यादा आएगी और उस देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा आने लगता है। हालांकि ये चीज कई और बाकी फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है। अब हमारे इंडियन रुपए की बात करें तो उसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में रखा गया है, पर अगर कभी कभी बहुत ज्यादा अस्थिरता आती है, इनस्टेबिलिटी आती है, तो बीच बीच में जो सेंट्रल बैंक है जैसे कि आरबीआई है वो उसमें हस्तक्षेप करता है। अब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में करेंसी की वैल्यू कई सारी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि उस देश में बेरोजगारी के आंकड़े कैसे हैं, वहां पर इन्फ्लेशन की रेट कितनी चल रही है, देश की जीडीपी क्या है, आगे आने वाले समय में ग्रोथ कैसे होने वाली है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा प्रदर्शन कर रहा है, सर्विसेज सेक्टर कैसा प्रदर्शन कर रहा है, देश का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसा है, ट्रेड सरप्लस में है या ट्रेड डेफिसिट में है, यानी ओवरऑल उस देश का प्रदर्शन देखा जाता है। और कुछ बाकी फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि उस देश में कोई पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी तो नहीं चल रही है, वहीं कुछ जियोपॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते हैं। तो अब मेन मुद्दा यह है कि भाई इंडियन करेंसी यानी कि रुपए के कमजोर होने के इनमें से कौन से कारण रहे हैं या फिर डॉलर मजबूत हुआ है। चलिए चैप्टर 2 में जानते हैं। चैप्टर 2, डॉलर मजबूत या रुपए कमजोर।
तो देखिए पिछले 3-4 सालों में दुनिया में जिस प्रकार की सिचुएशन बन रही है तो उसमें डॉलर मजबूत हुआ है। अगर आप देखें तो अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व बैंक, उसने कोरोना के बाद इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए हैं और वो कंटिन्यूसली अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाते जा रहा है। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से क्या हो रहा है कि दुनिया भर में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अलग अलग देशों में अलग अलग करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, वो उन्हें वहां से निकाल करके अमेरिका में निवेश कर रहे हैं। तो अब अमेरिका में निवेश करने के लिए डॉलर की जरूरत पड़ती है, तो इसकी वजह से डॉलर की डिमांड दुनिया भर में बढ़ रही है। तो उसके मुकाबले जितनी भी करेंसी है, चाहे वो पाउंड हो, चाहे वो यूरो हो, चाहे वो येन हो या फिर रुपया हो, सभी उसके मुकाबले गिरते जा रहे हैं। अब देखिए यूएस फेडरल रिजर्व जब अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाता है, जो कि नॉर्मली हमेशा जीरो ही रहता है या फिर बहुत ही कम रहता है, लेकिन जब वो बढ़ता है तो फिर डॉलर वहां से निवेश के लिए दूसरे देशों में आना बंद हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर भारत में नहीं आता है, क्योंकि फिर उस देश के लोग उसी देश में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं और उस पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट पा लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स की थ्योरी के हिसाब से जब डिमांड किसी चीज की ज्यादा बढ़ जाती है तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है, और यही वजह है कि डॉलर मजबूत हो रहा है। फरवरी 2022 में फेडरल रिजर्व बैंक का इंटरेस्ट रेट 0 था, लेकिन 2024 में आज के समय वो 5% के आसपास चल रहा है। लेकिन भाई फेडरल बैंक ऐसा कर क्यों रहा है? तो इसका जवाब है कि जैसे भारत में आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वैसे ही वहां का बैंक भी अमेरिका में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है। अब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ती जाती है तो लोग बैंकों में डिपॉजिट भी बढ़ा देते हैं, पैसों को खर्च करने के बजाय उनका इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। कर्ज लेना और क्रेडिट कार्ड काफी महंगा हो जाता है, लोग कर्ज लेकर के खर्चा करना ही कम कर देते हैं, जिसके कारण बाजार में करेंसी का ट्रेंड भी कम हो जाता है, और जब डिमांड कम हो जाती है तो उसकी कीमत भी कम हो जाती है। यानी मार्केट में जो डॉलर स्ट्रांग हो रहा है उसका कारण फेडरल रिजर्व बैंक की पॉलिसीज है। तो इस समय जो डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू कम हो रही है, यह रुपए का डीवैल्यूएशन नहीं है बल्कि डिप्रिसिएशन है। यानी मार्केट में उतार चढ़ाव की वजह से रुपए की वैल्यू कम हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट में केवल रुपया ही कमजोर हुआ है, जब दुनिया की एक करेंसी स्ट्रांग हो जाती है तो बाकी अपने आप कमजोर हो जाती हैं। रुपए भले ही डॉलर के मुकाबले आपको कमजोर नजर आ रहा होगा, लेकिन दूसरे देशों की तुलना में रुपया मजबूत हुआ है। लेकिन कोरोना के बाद अचानक से ये सिचुएशन बनी कैसे? तो देखिए इस समय दुनिया में ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट बढ़ रही है, खासतौर से एनर्जी क्राइसिस की वजह से। रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की प्राइस काफी महंगी हो गई है, और 2022 में तो वो 40 साल की हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया था। लेकिन अब वो धीरे धीरे स्टेबल होने लगा था, लेकिन उसके बाद इजरायल और हमास की वॉर ने भी मिडिल ईस्ट के अंदर इनस्टेबिलिटी पैदा कर दी है। रेड सी के अंदर जो दुनिया भर का ट्रेड होता है, वहां पर जहाजों के ऊपर अटैक हो रहे हैं। इसके अलावा यूएसए में, यूके में और यूरोप में भी इन्फ्लेशन रेट बढ़ती जा रही है, तो उसको टारगेट करते हुए बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रहे हैं। तो इस वजह से यूएस डॉलर का जो लेवल है ना, वो लगातार स्ट्रांग होता जा रहा है। अब क्योंकि डॉलर जो है वो दुनिया की रिजर्व करेंसी है, दुनिया का 80% ट्रेड डॉलर के अंदर ही होता है, और दुनिया में जब भी कहीं पर कोई क्राइसिस पैदा होता है या मार्केट में उथल पुथल मचती है, तो फिर लोग डॉलर को सबसे ज्यादा सेफ मानते हैं और उसी में निवेश करते हैं। अब देखिए जैसे ही मार्केट में यह खबर आती है कि भाई डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत और कम हो गई है, तो लोगों को लगता है कि भाई हमारा रुपया नहीं बल्कि हमारा देश कमजोर हो गया है। तो ये धारणा गलत है। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इसके कई कारण होते हैं। आजादी के बाद की कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना हो, हर किसी गवर्नमेंट ने यही कोशिश की है कि रुपए की कीमत को स्ट्रांग रखा जा सके। अगर हम 1947 से लेकर अब तक डॉलर की तुलना में रुपए की वैल्यू को देखें तो वो हमेशा नीचे ही होती आई है। अब क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो उस समय कोई कर्ज या कोई क्रेडिट तो था नहीं, तो उस समय $1 की कीमत ₹1 मानी जाती थी, लेकिन ऑफिशियल रूप से इसे ₹3 के आसपास माना जाता है। साल 1990 तक ये वैल्यू ₹17 के आसपास पहुंच गई थी, लेकिन फिर अगले 10 साल में यानी ईयर 2000 तक अचानक से इसमें एक बड़ा जंप आता है और $1 की तुलना में रुपए की वैल्यू ₹44 के आसपास पहुंच जाती है। इसके बाद 2010 तक ये वैल्यू ₹46 तक पहुंचती है और 2020 तक इसमें एक और बड़ा जंप देखने को मिलता है और ये वैल्यू ₹74 के आसपास पहुंच जाती है। और अब 2024 में आज $1 के बदले में लगभग ₹83 खर्च करने पड़ रहे हैं। अब इतने सालों में हम ऐसे नहीं कह सकते कि भाई हर बार रुपए ही गिरा है, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि डॉलर मजबूत हुआ है और कई बार वाकई में भी ऐसा हुआ है कि डॉलर के आगे रुपए की स्थिति कमजोर हुई है। अब जब रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले कम हो रही है तो इसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं और एक आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा,
चैप्टर 3 फायदे और नुकसान। देखिए रुपए की वैल्यू सबसे ज्यादा डिपेंड करती है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर। अब हमारे इंडिया का इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो हमें एवरी टाइम उस गैप को फील करना पड़ता है। कोई भी करेंसी कितनी स्ट्रॉन्ग या कितनी डिप्रिशिएट होती है ये इससे ही पता लगता है। अब दुनिया भर में सबसे ज्यादा कारोबार डॉलर में ही होता है। हम जो सामान विदेशों से मंगवाते हैं उसके बदले में हमें डॉलर पे करना पड़ता है, और जब हमें दुनिया को सामान बेचते हैं तो उसके बदले में हमें डॉलर मिलता है। अब क्योंकि हम दुनिया को बेच ही कम रहे हैं तो डॉलर भी कम कमाते हैं। अब भारत जितनी भी चीजें इंपोर्ट करता है उसमें सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल होता है, जो टोटल इंपोर्ट का लगभग 30 से 40% के आसपास हो जाता है, और 80% जो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट हैं उसका पेमेंट हम डॉलर्स में करते हैं। हालांकि बातचीत तो चल रही है कि भाई उन देशों को रुपए में भी पेमेंट किया जा सके। तो सबसे पहले पेट्रोल और डीजल की जो प्राइस है वो बढ़ने लग जाती है, क्योंकि जो ऑयल कंपनी है उन्हें पेट्रोल डीजल महंगा मिलेगा, तो फिर वो आगे भी उसे महंगा ही बेचेंगे। दूसरे आइटम्स हैं जैसे कि कुछ रॉ मटेरियल्स हो गए, गुड्स हो गए, लिथियम बैटरी हो गई, ये सभी चीजें देश अभी बाहर से इंपोर्ट करता है, तो ये भी महंगे होना शुरू हो जाती हैं। यानी जैसे जैसे डॉलर के मुकाबले रुपए गिरता है तो फिर हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता जाता है। और इसी तरह से जब देश में महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है तो उस महंगाई को मैनेज करने के लिए आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है। अब क्योंकि आरबीआई ये इसलिए बढ़ाती है ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या बाकी के जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ निवेश के लिए ला सके। इस वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं जो निवेश करते हैं उनके लिए भी पैसा उठाना महंगा हो जाता है। और जितने भी बिजनेस हैं जैसे कि पर्सनल लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, ये सभी महंगे हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर आरबीआई के पास भी कुछ ज्यादा ऑप्शन मौजूद नहीं रहते हैं, क्योंकि पहले से ही फेडरल रिजर्व बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है, तो फिर आरबीआई को भी उसके मुकाबले में रख करके अपने कदम उठाने पड़ते हैं ताकि दोनों के बीच बैलेंस को मेंटेन किया जा सके और इकोनॉमी में भी कोई इनस्टेबिलिटी ना आए। अब देखिए करेंसी की वैल्यू नीचे गिरना हमेशा ही नुकसान देने वाला नहीं होता। कई देश तो ऐसे भी हैं जो जानबूझकर अपनी देश की करेंसी को डाउन रखते हैं, जैसे कि आप जापान को देख लीजिए, उसकी करेंसी तो रुपए से भी कमजोर है, लेकिन आज हम जापान को दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी में से एक मानते हैं। कमजोर करेंसी एक्सपोर्ट को ज्यादा बढ़ावा देती है, क्योंकि फिर डॉलर में विदेशी खरीदारों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। अब क्योंकि भारत को इस समय ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो रुपए की वैल्यू अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो इन्वेस्टमेंट खतरे में पड़ सकता है, और कई बार तो सरकार खुद भी करेंसी की डीवैल्यूएशन करती है ताकि विदेशी कंपनियां देश में निवेश करती रहें। अब आप सपोज कीजिए कि अगर $1 ₹1 के बराबर हो गया तो भाई विदेशी कंपनी फिर अपने देश में आएंगे ही क्यों? वो यहाँ पर इसीलिए तो आती है क्योंकि यहाँ पर उन्हें लेबर सस्ता मिल जाता है। और अगर डॉलर और रुपया एक समान हो गए तो फिर विदेशी कंपनियों को यहाँ पर उतना ही खर्चा उठाना पड़ेगा जितना खर्चा उन्हें अमेरिका या किसी दूसरे विकसित देश में उठाना पड़ता है। तो फिर वो अपनी फैक्ट्री यहाँ से उठा करके ऐसे देश में ले जाएंगी जहां पर लेबर उन्हें सस्ता मिलता हो, जैसे कि चाइना हो गया, फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई रुपया लगातार नीचे ही गिरते रहे, और सरकार भी ग्लोबल फैक्टर्स बोल करके इस बात से पल्ला झाड़ ले, क्योंकि अगर ज्यादा रुपए की वैल्यू गिर रही है तो इसका नुकसान भी है। अगर रुपए की वैल्यू ज्यादा गिर जाती है तो फिर इतनी महंगाई बढ़ जाएगी कि उसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाएगा, और इसका एग्जांपल आप पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों को देख भी सकते हैं। तो फिर इस चीज का समाधान क्या है? तो देखिए इसका समाधान यह है कि भाई अगर अपना घर ही मजबूत हो तो फिर डॉलर की कितनी ही मजबूती क्यों ना आए, वो भारत के रुपए को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर सकता। अपना घर मजबूत करने का मतलब है कि अगर हम इंपोर्ट को कम करते हैं और एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, या फिर दोनों आसपास भी हो जाएं, यानी व्यापार घाटा बिल्कुल कम हो जाए, तो काफी चीजों का समाधान हो सकता है। तो इसके लिए पेट्रोल और गैस पर अपनी डिपेंडेंसी कम करके इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी जैसी चीजों पर काम करते रहना होगा। इससे हम अपने इंपोर्ट बिल को कम कर पाएंगे। साथ ही आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स पर और भी तेजी से काम करना होगा। डॉलर के आउटफ्लो को कम करके इसके इनफ्लो पर काम करना होगा। आज हमारा ज्यादातर ट्रेड डॉलर में ही होता है, लेकिन अगर हम दूसरे देशों के साथ बातचीत करें और डायरेक्ट उनके देश की करेंसी में ही सेटलमेंट करें तो डॉलर को साइड लाइन किया जा सकता है। हालांकि इस पर कई सारी खबरें सुनने को मिलती है कि भाई कई देशों के साथ रुपए में क्रूड ऑयल का पेमेंट किया जा रहा है। हमारे आसपास जो छोटे देश हैं उनके साथ भी रुपए में ट्रेड करने की कोशिश की जा रही है, और इसके लिए आरबीआई ने एक स्पेशल अकाउंट सिस्टम भी शुरू किया है, जिसके बारे में खैर मैंने इस वीडियो में बात की है, जो आप यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो पर अगर आपके कोई सजेशन हो तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वहीं ऐसे और टॉपिक्स पर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को इस लाल बटन को दबा करके सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।